नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं एवं सुन पा रहे हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें, सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय इंडिया देश के अंदर, पूरे इंडिया देश पर CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 118 वैकेंसियां रिलीज़ करी हैं। पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, ग्रुप ए और बी और सी। ग्रुप ए बी सी के अंदर इन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं। जॉब सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगी, यानी कि जॉब सारी गवर्नमेंट होंगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होंगी। ठीक है, क्योंकि CBSE जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है किसी का, वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट में आता है। मतलब कि CBSE द्वारा जो वैकेंसियाँ आती है वो पूरे इंडिया देश पर आती हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट रहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इसके अंदर वैकेंसियों की जो संख्या है वो है 118, लगभग 118 लोगों को रिक्रूट कर रही है इंडिया देश की सरकार, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि भाई 118 लोगों को हम जॉब देंगे CBSE के ग्रुप ABC के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। उसको लेकर सारी जो वीडियो में जानकारी है वो आपको मिलेगी। मैंने आपके साथ इसमें शॉर्ट नोटिस डिस्कस किया था। मैंने कहा था भाई CBSE में एक वैकेंसी आई है, 118 वैकेंसी है, मतलब कि 120 लगभग इतने लोगों को जॉब देगा CBSE, अलग अलग पोस्टों पर, ग्रुप ए से लेकर BC, इन 3 ग्रुप लेवल्स पर ये वैकेंसी आई है। पोस्टें अच्छी हैं दोस्तों, ले लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब की पोस्ट है। मैं इस वीडियो में आपसे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सैलरी क्या मिलेगा, पोस्टों के नाम क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ डिस्कस करूंगा, कहाँ कहाँ पे सेंटर होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, और वैकेंसी लेने तक का सारा प्रोसेस क्लियर करूंगा। तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी। हाँ, तो एक बार अच्छे से ध्यान से सुने। और एक चीज़ और आपको खास कर बता दूं यहाँ पर, जो मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि भाई अभी क्या है ना दोस्तों, ओडिशा स्टेट में एक से जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट चल रही है, फॉर्म चल रहे हैं उसके, तो वो भी अप्लाई कर लेना ओडिशा स्टेट की अगर वैकेंसी लेनी हो। ओडिशा स्टेट में 2024 के मार्च महीने में PGT की रिक्रूटमेंट्स चल रही है, इसके अलावा TGT टीचर्स रिक्रूटमेंट चल रही है, और इसके लिए फॉर्म भर लेना, ठीक है। और जिन लोगों को टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम देना हो तो उसके लिए CTET का एग्जाम ओपन है, अभी फॉर्म खुला हुआ है। इसके अलावा स्टेट छत्तीसगढ़ का टेट का फॉर्म खुला है, तो वो भी भर लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था। एक चीज़ और बता दूं कि आपको पता है भाई, हर स्टेट, हर यूटी अपना खुद का टेट भी करवाते हैं, ऑल इंडिया में भी टेट करवाते हैं, तो एक साथ सारी चीज़ें डिस्कस होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, सारी फाइल वहाँ प्रोवाइड हो जाती है। तो इतना बातें हैं दोस्तों, ये चीज़ एक एक बार बार हर बार बतानी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूँगा तो आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से आपको सारी फाइलें मिल जाती हैं। फ्रीली एक्सेस होता है टेलीग्राम पर किसी भी चीज़ का, फ्रीली एक्सेस यूट्यूब पर भी होता है वीडियोज़ में, और इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और जितने भी ये तमाम जितने भी लिस्टेड सोशल मीडिया हैं, इन सब पर सारी चीज़ें फ्रीली आप लोग देख पाते हैं और सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है जी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपसे इंडिया वालों के लिए खासकर ये वीडियो लाया हूं मैं। हरियाणा से सुन रहे हैं, केरला कर्नाटका से सुन रहे हैं, या तमिलनाडु से सुन रहे हैं, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट यूटी से सुन रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो खास है। सिर्फ आपके लिए इस वीडियो को मैं लाया कि बता दूं कि भाई CBSE ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है 118 वैकेंसियों पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब जाएंगी, पोस्टें अच्छी हैं, जिसको भी लेना हो ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन कवर करके दूंगा। अप्लाई लिंक सुबह में एक्टिव होगा एक, कल से, तो कल से जाके अप्लाई कर लेना। इसी यहाँ पर जैसे आप देखोगे, कल को यहाँ पर नोटिस नहीं था, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने कहा भी था ये फॉर्म चालू होते ही, जैसे ही फॉर्म चालू होगा तभी ये लिंक आ जाएगा, पूरा फाइल आ जाएगा, तो यहाँ आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, यहीं पर आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, अप्लाई कर लेना। 118 वैकेंसी हैं, लेकिन CBSE वैकेंसी दे रहा है, तो मोस्टली पूरा इंडिया इस पर मोस्टली लोग फॉर्म ज़्यादा डालेंगे ही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 118 तो वैकेंसी हैं, यानी हज़ारों लोग फॉर्म भरेंगे, इसका एक कन्फर्म है, ये पक्का है, इतने लोग फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो जितने भी इंडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान से सुने और फॉर्म जरूर भर दें इस वैकेंसी पर, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं इस जानकारी को। चलिए हम पहले आपके साथ शॉर्ट नोटिस डिस्कस करते हैं। शॉर्ट नोटिस था 29 फरवरी का, जिसको लेकर मैंने वीडियो कर दी थी कि भाई कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और कैटेगरी वाइज उनकी वैकेंसियाँ कितनी है, और इनको कौन से लेवल का सैलरी मिलेगा, वो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा मैंने ये पॉइंट आपसे पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है नोटिस। रही बात कि भाई एग्जाम कहाँ कहाँ पर होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ सैलरी कितनी है नंबर वाइज, कि कितने सैलरी हमें मिलेंगे, कितने INR रुपये मिलेंगे, वो चीज़, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, फॉर्म की एग्जामिनेशन फीस कितनी है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, हर पोस्ट के लिए देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लगेंगी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, तो इसको लेकर अब पूरा फाइल आ चुका है आपका। जो ये रहा, मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये सेक्रेटरी हैं सीबीएसई में, उनके द्वारा ये नोटिस आया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, एमडीयू नाम की एक यूनिवर्सिटी है इंडिया देश में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है ये, MDU। ठीक है जी। तो इस यूनिवर्सिटी में किसी को वैकेंसी लेनी हो तो फॉर्म भर देना। टोटल उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है 112 पोस्ट पर उन्होंने, टीचिंग नॉन टीचिंग कंबाइंड है, 112 वैकेंसी निकाली है, जाके अप्लाई कर देना। ठीक है जी। हाँ, देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें यूनिवर्सिटीज़ वैकेंसी में टीचिंग वाली भी आती है, नॉन टीचिंग भी आती है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी जल्द ही आप लोगों का टीचर्स रिक्रूटमेंट बहुत सारे आएंगे, जिसमें आपका KVS निकालेगा, आपका एकलव्य स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS निकालने वाले हैं, और NVS वाले लोग भी अपनी वैकेंसी अभी डाल देंगे। तो आप जान सकते हैं कि भाई ये सब लोग की वैकेंसी आने वाली है अभी, तो रेडी हो जाए। टीचर्स की काफ़ी रिक्रूटमेंट आएगी। अगर मैं सबकी कंबाइन कर दूँ तो करीबन आप मान सकते हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएंगी इसके अंदर। ठीक है जी। हाँ, ये पॉइंट इधर डाल देते हैं, और ये 1 लाख प्लस, ठीक है। 1 लाख प्लस मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब आएगी इसमें, आपके अलग अलग स्कूल में, जिसमें KVS के स्कूल जितने भी हैं इंडिया देश में, आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं। NBS भी इसी में आता है। बाकी स्टेट के भी जो स्कूल्स हैं, जैसे कि आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड स्कूल्स अपने वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं जल्द ही। उनकी संख्या उन्होंने भी बताई है, 20-30 हज़ार के करीब टीचर्स को रिक्रूट करेंगे इस बार 2024 में। तो आप देख सकते हैं, अगर स्टेट लेवल पर भी अगर वैकेंसी वो आती हैं तो वहाँ पर भी टेट स्टेट और जो ऑल इंडिया जो CTET वाले होते हैं वहाँ एलिजिबल होते हैं। टीचर्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आप देखोगे तो अभी आपकी लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है टीचर्स की। इसके अंदर तो ये, इसमें ऑल इंडिया मैंने कंबाइंड किया। इसके अगर मैं बता दूँ दोस्तों, ये 1 लाख प्लस वैकेंसी जो है ना, ये आप लोगों की आएंगी KVS, EMRS और NVS को मिला लें, इन तीनों स्कूल को मिला लिया जाए। इसके अलावा आर्मी स्कूल होते हैं जो इंडिया देश में, आप आर्मियों के स्कूल देखेंगे, आर्मी स्कूल्स नाम से स्कूल हैं, इसके अंदर भी हज़ारों में वैकेंसी आएंगी। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं स्कूल। में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो KVS, EMRS, NVS और आर्मी स्कूल, इसके अलावा 2 से 4 और जो ऑल इंडिया के स्कूल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल हैं, वो लोग वैकेंसी निकालेंगे। तो करीबन 1 लाख प्लस वैकेंसी आराम से आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स की जोड़ो तो आपकी 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि आप देख सकते हो, तो मई 2024 के मई मंथ में आपको दिखेगा कि यहाँ पर आप लोगों का बिहार स्टेट निकाल रहा होगा लाख भर वैकेंसियाँ। सेम वही टीचर्स पर जैसे उसने अभी निकाले हुए हैं, फॉर्म करवाने वाला है वो 2 दिन बाद अपना जो एग्ज़ाम करवाएगा बिहार स्टेट, जिसमें वो आपका 1 से 12 क्लास के टीचर को रिक्रूट कर रहा है। उसके अंदर संख्या 87,000 के करीब है। वहीं 1 लाख वैकेंसी वो दोबारा जुलाई मंथ में निकालेगा, तो उसके लिए भी रेडी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से रहेगा। टीचर्स वैकेंसी के लिए टेट वगैरह निकालने होते हैं, तो मैंने कहा इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं दूसरी जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। तो करीबन करीबन आप मान सकते हैं, स्कूल की वैकेंसी में अगर बात कर लूँ तो करीबन ये वैकेंसी 2-3 लाख से ज़्यादा जाएंगी। मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे देता हूँ, ये लीजिए, मैं आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ, ये 3 लाख प्लस वैकेंसी जाएंगी। ठीक है। ये बिल्कुल सही डेटा है, इसमें आप ऐसा मत बोलना कि गलत दे रहा हूँ मैं। ये 3 लाख वैकेंसी कैसे आप बता रहे हैं, तो आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल हैं वो लगभग सारे मिला लें तो करीबन वो लोग 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे। 1 लाख टीचर को पूरे इंडिया से रिक्रूट करेंगे इसमें टीचर्स को। ठीक है जी। ये वैकेंसी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल की। बाकी अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो अकेला बिहार स्टेट आपकी 1 लाख वैकेंसी निकालेगा, जो कि TRE 4 नाम से निकालेगा। इसके अलावा TRE 3 में उसकी 10,000 के करीब हम मान लेते हैं वैकेंसी उसकी खाली भी रह जाती हैं, तो वो आप देखोगे तो ये 1 लाख अलग आएंगी और 10,000 वो अलग आएंगी, तो करीबन वो लोग 1,10,000 के करीब टीचर्स को वहाँ पर रिक्रूट करेंगे बिहार स्टेट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल सारे मिला लें तो उनकी 1 लाख वैकेंसी अलग आएगी, और बिहार स्टेट में 1 लाख वैकेंसी अलग आएगी। तो 2 तो यही हो गई। ठीक है जी। अब बाकी बिहार को हटा के जो पूरे इंडिया देश के जितने भी स्टेट और जितने भी यूटी बच गए हैं, यूनियन टेरिटोरी, उन सबको कंबाइंड भी करते तो 1 लाख वैकेंसी वो लोग आराम से निकाल देंगे। तो 3 लाख प्लस वैकेंसी आपकी करंटली आने वाली है। ये मेरे को पता लगा है काफ़ी सारे डेटा से, काफ़ी सारे आर्टिकल्स को रीड करा, तब जाके ये आपके लिए निकल के आई है जानकारी। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग आपकी वैकेंसियाँ निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए ये वैकेंसी कब कब आएंगी, तो बिहार वालों की जुलाई में आएगी, KVS मार्च मंथ में रिलीज़ करेगा, EMRS और NVS और ये सारे लोग जो हैं ये भी मार्च अप्रैल के करीब रिलीज़ कर देंगे नोटिफिकेशन, क्योंकि इनको पता है इनको रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हुए पूरा साल भर लग जाता है। इनको पता है ये लोग एग्ज़ाम, DV, इंटरव्यू वगैरह चीज़ें करते हैं, 2 से 3 स्टेज करते हैं, जिसको लेकर इनको 2024 से फिर इनको 2025 आ जाएगा, और तब तक जाकर लोगों की रिक्रूटमेंट हो पाती है, ज्वाइनिंग हो पाती है।
इस वजह से स्टेट वैकेंसी वाले तो 2-3 महीने में करवा लेते हैं ख़त्म, लेकिन ऑल इंडिया वालों को समय लग जाता है। ठीक है जी, तो आप इतना समझिए कि ये 3 लाख प्लस वैकेंसी आपकी आएंगी। इस मार्च मंथ में आपको आराम से 2-4 स्कूल्स की वैकेंसी दिख जाएंगी, और धीरे धीरे अप्रैल और मई के अंदर आप लोगों को ये वैकेंसियाँ दिखेंगी, तो अप्लाई जरूर करना उन वैकेंसियों पे। ठीक है, तो मैंने कहा ये जानकारी इधर ही कवर कर देते हैं, तो मैंने यहीं कवर कर दी। तो 3 लाख, 3 लाख वैकेंसी, ठीक है जी, 3 लाख बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो, इतनी वैकेंसी आएंगी। इसको छोड़ना मत इंडिया वालों, ध्यान से सुन लो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इंडिया वालों के लिए ही बात हो रही है कि इंडिया वालों के लिए कितनी वैकेंसी आ रही है। आपको बता दूं 12 मार्च कल से फॉर्म चालू होगा, 11 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, तो इस वाली वैकेंसी पे अप्लाई करना सीबीएसई पर। इसकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की आई है, उसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में, स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग, और बहुत सारे पोस्ट इन्होंने निकाले हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करूंगा कि भाई एक एक पोस्ट की, जैसे मैंने आपको बताई थी, अब मैं एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन और सब चीज़ें रखूंगा आपके सामने। तो देखिए, ये इनका नोटिस बन गया था 8 तारीख को, और इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया है 11 तारीख में, तो यानी 2 दिन पहले ही नोटिस रेडी था सीबीएसई के ऑफिस में। उनको बस डालना था वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा फॉर्म चालू होने से 2 घंटे पहले ही डालेंगे, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। आप देख सकते हो ये 11 तारीख है और अभी 10 बज रहे हैं, और फॉर्म 12 तारीख को चालू होना है, यानी कि 2 घंटे पीछे ही इन्होंने फॉर्म डाला है, वो आप देख सकते हैं। आप देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा पूरे इंडिया को इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो रेडी रहना, इसीलिए कहता हूँ कि समय से जान लिया करो इस चीज़ को, नहीं तो ये निकल जाएंगी। अब देखिए, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करोगे, अगर आप ग्रुप ए के पोस्ट पर अप्लाई करोगे, तो आप अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी पे अप्लाई करते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप लोगों को पोस्ट कोड 01/2024 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी एज 35 होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, इससे कम ही होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर आप 35 प्लस है तो फॉर्म मत भरना। SC ST में वैकेंसी आप देख लेना, OBC नॉन क्रीमी लेयर, और सभी लोग अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी और पोस्टों के हिसाब से एज लिमिट समझ लेना, ये मैक्सिमम एज है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने बोला है एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जो आपके 10th 12th बोर्ड एग्जाम्स और सीटेट जैसे एग्जाम्स को कराने के लिए जाना जाता है आपके द्वारा। तो आपको बता दूं दोस्तों, तो इनका जो बोर्ड का ऑफिस हैं, बेसिकली सीबीएसई जो है, सीबीएसई के जो बोर्ड के ऑफिस हैं वो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में होंगे। तो ये कह रहे हैं हम आपको किसी भी बोर्ड के ऑफिस में आपको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मत कहना कि हमें तो भाई सीबीएसई हेडक्वार्टर भेजो, या सीबीएसई दिल्ली ऑफिस भेजो, या सीबीएसई कर्नाटका में भेजो, नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। याद रखना दोस्तों, पोस्टिंग कहीं भी मिले और ले सकते हो, तभी फॉर्म भरना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ग्रुप ए के पोस्ट की बात बता दूं, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, उसमें डिसेबिलिटी वालों की एक वैकेंसी रखी है एकेडमिक में, और ट्रेनिंग वालों में भी एक रखी है। डिसेबिलिटी वालों की भी वैकेंसी है, याद रखें। डिसेबिलिटी के साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि उस कैंडिडेट की डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए। मान के चलो आपकी डीफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग डिसेबिलिटी है, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट के, और वैकेंसीज आर्म्ड फॉर डिसेबिलिटी। ठीक है जी, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द पोस्ट। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर वैकेंसी लेते हो, ये वाली, अगर आपको वैकेंसी चाहिए, देखिए इसका ये आपका थोड़ा करेक्शन है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में वैकेंसी लोगे, तो आप लोगों को डिसेबिलिटी वाइज ये होना चाहिए कि आप, अगर आपको कम दिख रहा है, मतलब आप ब्लाइंड और लो विजन, मतलब कम दिखता है या नहीं दिखता है, या डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में आते हैं, और अगर वन आर्म अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड और ब्लाइंड, और वन आर्म और लेग अफेक्टेड, और सीपी और एलसी और ड्वार्फिज्म, और इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम है, अगर आप लोग इनमें से किसी में भी आते हैं, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। साफ साफ लिखा है कि ये वो डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, मतलब कि यहाँ जो डिसेबिलिटी लिखी हुई है, इन डिसेबिलिटी वालों को डायरेक्ट वो पोस्ट मिलेगी जो इसके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना। जूनियर इंजीनियर पर भी इन्होंने एक एक वैकेंसी दी, तो करीबन 118 में से ये लोग 5 डिसेबिलिटीज़ को रिक्रूट करेंगे, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को, जिसमें उनकी डिसेबिलिटी इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो आपके लिए ये ऑप्शन रहेगा, तो देख लेना। यहाँ पर आप आगे थोड़ा चलूंगा इसी के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कि एससी की फुल फॉर्म क्या है, एसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपके एससी का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन सब की फुल फॉर्म आप यहाँ से देखकर समझ लेना कि आप लोग किस वर्ग में आते हो, किस चीज़ में आते हो। ठीक है, अब एक्स सर्विस मैन लोग कौन होते हैं? वो लोग जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जाके काम करके आए हैं इंडिया देश के लिए, तो वो लोग एक्स सर्विस मैन में आते हैं। उनके लिए आप देख सकते हैं, तो सभी की
इसकी इन्होंने फुल फॉर्म लिखी है। आप लोग ऊपर डिसेबिलिटी में एक चीज देख पा रहे होंगे, LV, DHH और OA और इसके अलावा OL। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट को कम दिख रहा है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड और ये सारी डिसेबिलिटीज उसकी है। तो उसकी फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ दे दिया। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो CBSE अपने किसी भी रीजनल ऑफिस में, अपने किसी भी ऑफिस में भेज सकता है। पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिस हैं CBSE के, वो वहाँ पे आपको पोस्टिंग कर सकता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको पोस्ट कर सकते हैं हम किसी भी बोर्ड के ऑफिस में। इन्होंने लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे दी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। CBSE के जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में है, इलाहाबाद जो है आपके यूपी स्टेट के हैं। मैं इसलिए बार बार से बता रहा हूँ, भुवनेश्वर और इसके अलावा आपका भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई और चंडीगढ़ और इसके अलावा देहरादून उत्तराखंड में, और गुवाहाटी और नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे और तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा और रायबरेली जैसी जगहों पर आपको पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट कि जो पोस्टिंग होगी आपकी हेडक्वार्टर्स में या फिर किसी भी स्पेसिफिक रीजनल ऑफिस में will not be a matter of right of any candidate but will depend only on administrative requirement, if any. The candidature of the candidate bringing outside influence of for seeking a specific posting will be summarily cancelled। मतलब आप लोग खुद से कुछ नहीं कहोगे, CBSE को लगता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग करना है, किस रीजनल ऑफिस में भेजना है, वो वहीं भेजेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है जी। आप नहीं कह सकते कि मेरे को यहाँ पोस्टिंग करो वहाँ पोस्टिंग करो, जहाँ आपकी पोस्टिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पर जितनी भी है एंड द रिजर्व्ड वैकेंसी जितनी भी आपकी दी हुई है, ये इन्होंने कहा है मे वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मान के चलो जब लोगों की ज्वाइनिंग हो रही होगी एग्जाम निकालने के बाद, और जब लोग एग्जाम निकाल लेंगे इस वैकेंसी का, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे, और जब वो ज्वाइनिंग लेंगे उस समय पता लगेगा लोगों को कि ये वैकेंसी 118 नहीं है, अब ये वैकेंसी 67 हो गई है, या फिर 61 हो गई है, या फिर 93 हो गई है, या फिर ये वैकेंसी 120 हो गई है, 150 हो गई है। तो ऐसा हो सकता है, ये वैकेंसियों में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। वही लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है कि ये वैकेंसियों का जो नंबर है इन्होंने बोला है ये चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो इस बात का थोड़ा इंडिया वाले लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आने तक, जब तक लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वैकेंसियों में चेंजेस देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरना है सबको, किसी को भी ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भरना, किसी की भी रीजनल ऑफिस पर मत जाना, डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरना यहीं से, ठीक है। आपको ना आए, आपको अगर जानना हो कि कैसे फॉर्म भरना है तो आप कमेंट में बताएं, आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो फॉर्म भर लेना, वैसे वीडियो देखकर फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत आसान रहेगा, वही सब डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको फॉर्म भरवा देंगे। तो इस तरीके से फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ऑनलाइन ही भरेंगे, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ और लिखी है कि कैंडिडेट का इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, मतलब इंडिया का ही कैंडिडेट, इंडिया देश में ही रहता है और इंडिया का ही सिटीजन है, वही फॉर्म भरेगा। अब सिटीजन कैसे पता लगता है, तो इंडिया देश में सिटीजनशिप अप्लाई होती है ऑनलाइन, वो अप्लाई कर लो सबसे पहले, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने दे दी है, 12 मार्च से 11 अप्रैल के बीच फॉर्म डालना होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और लिखी है, बायफर्केशन ऑफ पोस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पोस्ट का अलग अलग डिवीजन बता देता हूँ कि किस किस चीज़ के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहेंगी। तो आप देखिए जैसे आपने देखा होगा ऊपर लिखा था एड असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट लिखा हुआ था, ऊपर आपने देखा होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट है, तो वो टोटल 18 है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है। दोस्तों ये पोस्टें अच्छी होती है, लेना और ले लेना। CBSE में एक बड़े पोस्ट आते हैं, ये सेक्रेटरी का पोस्ट मिल रहा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। अकेडमिक्स में आप देखोगे तो यहाँ पर कितने पोस्ट आए, टोटल 16 आए हैं, जिसके अंदर इनको चाहिए असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक, मतलब कि CBSE के एकेडमिक के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी रिक्रूट करना है, जिसमें उनको हिंदी सब्जेक्ट पर एक रिक्रूट करना है, इंग्लिश में एक, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन और यहाँ पर साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, और ये तरह तरह के पोस्ट हैं। टोटल 16 लोग इनको रिक्रूट करने हैं इस पोस्ट पर। सेम इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के अंदर रिक्रूट करने हैं 8 लोग, जिसमें से इनको IT और AI के अंदर 2 लोग, और एग्रीकल्चर में 1, और फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन में 1 चाहिए। BFSI और मार्केटिंग के लिए 2 लोग चाहिए। टूरिज्म में इनको 1 चाहिए, और ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर 1 चाहिए। तो टोटल 8 लोग इनको यहाँ पर रिक्रूट करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में आप देख सकते हो कि भाई इनको कितने लोग रिक्रूट करने हैं, किस किस सब्जेक्ट में रिक्रूट करने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी आपको समझ आएंगी कि वैकेंसी कितनी है और किस किस पोस्ट की है।
अब रिजर्वेशन में आपको बताया तो अगर किसी कैंडिडेट को SC ST OBC रिजर्वेशन चाहिए वैकेंसी को लेकर, चाहे एज को लेकर या दूसरे चीज़ों को लेकर, तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के रूल चलेंगे। मतलब SC ST के अपर एज में 5 साल, OBC के अपर एज में वही 3 साल और डिसेबिलिटीज़ वालों के अपर एज में 10 साल ऐड कर लेना। मतलब अपने जो आप जैसे आप ऊपर देखते हो कि किस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कितनी एज चाहिए, जैसे आपको इस वाले पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 35 और 30 एज चाहिए, तो अगर आप SC ST हो तो अपने 40 आप लोग 40 एज तक इस वाले पोस्ट को ले सकते हैं और 35 तक इस वाले एज को ले सकते हैं। अपर एज के फ़ायदे सबको मिलेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा SC ST OBC जो एक्ट है बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट वाले, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ और ये भी आती है कि यहाँ पर वैकेंसियों में रिजर्वेशन होगा नहीं होगा, तो वैकेंसियों में भी होगा। आप देख सकते हैं वैकेंसियों में भी रिजर्वेशन साफ साफ आपके सामने ही है, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये रिजर्वेशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड कर लेना दोस्तों ध्यान से। याद रखें दोस्तों, आप लोगों का OBC NCL के सेंट्रल लिस्ट में आपको होना ही चाहिए, ठीक है। पर्सन जो सिकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ OBC NCL सेंट्रल लिस्ट मस्ट इंश्योर दैट किसी पोजेसेस कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। OBC NCL वालों के पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। और याद रखें ये सर्टिफिकेट आपके पास 11 अप्रैल 2024 के पहले से ही होना चाहिए। अब इस डेट से पहले का अगर नहीं है, अप्लाई करना है, तो आपको बता देता हूँ, इसके लिए यूज़र मैनुअल का फाइल मिल जाएगा, इंटरनेट पे जाकर ढूंढ लेना कि OBC NCL अप्लाई यूज़र मैनुअल, तो उसको इतना डालोगे ना OBC NCL यूज़र मैनुअल, उससे आपको पूरा प्रोसेस का फाइल मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई होगा। इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट पे, किसी भी चीज़ पे। आज के समय तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। याद रखें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड डेट होगी वो इस डेट से पहले का वो इशूड होना चाहिए, ठीक है जी। इतना लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपको लगता है कि इसके लिए अप्लाई करने बनाने में फॉर्म में समय लग जाएगा, तो आपको साफ साफ कहूँगा कि जनरल से वैकेंसी ले सकते हो आप, ठीक है। भले ही आप SC हो ST हो, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं है, तो बेसिकली आप लोग जनरल से वैकेंसी लो, या तो ऐसा करो जनरल से ले लो वैकेंसी, या फिर प्रीवियस अगर आप लोग लगाते हो, बेसिकली पिछला वाला अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो जिसकी वैलिडिटी नहीं है, तो याद रखें दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे जब अपना एग्जाम निकलने के बाद, तो उस समय जरूर उन लोगों को दिखा देना। CBSE में आप लोगों को दिखाना होगा कि भाई देखिए, जब हम फॉर्म भर रहे थे तब तो हमारे पास पुराना सर्टिफिकेट था तो हमने वो लगा दिया, अब हमारे पास नया है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर। तो इतनी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो, ये सारे पॉइंट आप रीड कर लेना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी करना है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ इसको रीड कर लेना। और रिजर्वेशन डिसेबिलिटीज़ वालों के किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना। रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे रहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए तो आपको याद रखना है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपने सपोज मान के चलो कोई कैंडिडेट गया यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी में जाकर किसी भी कॉलेज से उसने जो है यहाँ पर BBA कोर्स कर लिया, मतलब BBA कोर्स अगर उसने कर लिया है या फिर उसने LLB कर लिया है, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। मतलब लॉ वाले लोग भी भर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी भर सकते हैं, इसके अलावा अकाउंटेंसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BSc BA BCom वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सिंपल एक डिग्री चाहिए उसको कैंडिडेट को, वो फॉर्म भर सकता है। अगर कैंडिडेट असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के पोस्ट पर अप्लाई करेगा तो उसको इतना याद रखना है कि उसकी एज 30 से कम हो और वो कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास हो उस सब्जेक्ट के अंदर जिसकी वो पोस्ट ले रहा है। इसके अलावा उसकी B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए और उसके अलावा उसके पास SLET या फिर NET का जो है डॉक्टरेट डिग्री भी होनी चाहिए। ये तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल मतलब ये है कि अगर M.Ed करा हुआ है या M फिलोसॉफी है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता डिज़ायरेबल वाला, ठीक है जी। मतलब मेनली एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल मतलब अगर है तो उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जिसके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी होती है, ठीक है भाई। यार 118 वैकेंसी पर तो पूरे इंडिया से इनको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मिल ही जाएगा कैंडिडेट, तो मोस्टली एसेंशियल वाला तो कहीं ना कहीं भारी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर भी आप देख लेना एक बार, मैं आपको बता दूं ये वाली क्वालिफिकेशन वो है जो ज़रूर चाहिए, और ये वो है जिसके पास ये वाली होंगी तो उसके चांस बढ़ जाएंगे वैकेंसी मिलने के। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में ये लोग कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड की,
चाहिए होगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है जी। और डिज़ायरेबल में भी इनके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसको रीड कर लेना। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सिंपल ये होती है कि भाई ज़रूरी क्वालिफिकेशन के अलावा अगर कैंडिडेट के पास ये सब है तो उस वाले कैंडिडेट को हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला जो है कैंडिडेट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सारे पॉइंट रीड करने पड़ेंगे कि किस पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो इस तरीके से रीड कर लेना सारी पोस्ट पर। पोस्ट अच्छी हैं सारी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, लेनी हो तो लेना जरूर, अप्लाई जरूर करना है सारी पोस्ट पर। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए इनको चाहिए बैचलर डिग्री करा हुआ कैंडिडेट जिसने उसने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस किसी भी एक फील्ड में अगर उसने करा है तो वो ले लिया जाएगा। इसके अलावा उसका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कि वो 1 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग कर देता है इंग्लिश लैंग्वेज से। हिंदी से वो 30 वर्ड पर मिनट डाल देता है कंप्यूटर पे। इस तरीके से अगर वो कर लेता है तो फॉर्म भर सकता है। बाकी एज मैं आपको बता देता हूँ, एज जो मैंने आपको बताई है वही लगेंगी। एज आपकी 11 अप्रैल 2024 वाले दिन जो भी होगी वही लगेगी। मिनिमम एज कैंडिडेट की किसी वैकेंसी को लेने के लिए 18 हो। मैक्सिमम पोस्ट वाइज आपने देख ली होगी। SC ST को अपर एज में 5 साल, OBC को 3 साल, ये सब रिलैक्सेशन मिलेंगे। याद रखें OBC क्रीमी लेयर वालों को रिलैक्सेशन नहीं होंगे, वो जनरल से वैकेंसियां लेंगे। इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट आपके लिए काम के रहेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ पर CBSE को वेरीफाई करनी है वो 10th के मार्कशीट से करेंगे। फॉर्म की फीस 1500 रुपये ले रहे हैं जनरल वालों से। ग्रुप A के पोस्ट के लिए, ग्रुप B और C के लिए ये लोग 800 रुपये ले रहे हैं। अगर कैंडिडेट रिजर्वेशन में आ रहा है और कैंडिडेट स्पेशली महिला है किसी भी वर्ग से, जनरल वाली महिलाओं से भी फीस नहीं लेंगे, फ्री में फॉर्म भरवाएंगे, फ्री में एग्जाम करवा के वैकेंसी देंगे। अगर महिला है, कोई कैंडिडेट महिला है और जनरल है पूरे इंडिया में, तो उसको फ्री में वैकेंसी मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये नोट में कुछ पॉइंट है दो, इसको आप रीड कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम या जो भी इंटरफेस से पेमेंट करना चाहे जिस भी बैंक अकाउंट से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी जो लोग डिसेबिलिटी वाले हैं और उनको ये वैकेंसी लेनी हो तो अपना एग्जाम किसी सेकंड पर्सन से करवा सकते हैं, जिसको हम लोग स्क्राइब कहते हैं। स्क्राइब वो होता है कि आपके एग्जाम को कोई सेकंड पर्सन कर रहा है क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी है कि आप एग्जाम नहीं कर सकते, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आपको बता दूं डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताया, जैसे अभी किस किस पोस्ट का कैसा कैसा एग्जाम होगा, क्या क्या पैटर्न आएगा, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों से। देखिए अगर आप लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो एडमिन कैडर के अंदर, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये लोग कराएंगे यहाँ पर 2 टियर एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है। आपको बता दूँ ये एग्जाम MCQ में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, एक सही बाकी तीनों गलत होंगे। OMR शीट पर ये एग्जाम होगा, टियर 1 का एग्जाम होगा ये। इसमें आपको बता दूं कैंडिडेट जितनी वैकेंसी है उसमें से 10 गुना लोगों को ही विल बी अपीयर, उसके 10 टाइम्स लोगों को ही ये लोग टियर सेकंड में बैठाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब हर आंसर को डिस्क्राइब करना होगा कैंडिडेट को हर क्वेश्चन के, और इस तरीके से एग्जाम चलेगा। उसके बाद ये लोग इंटरव्यू कराएंगे, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू, और इंटरव्यू में 5 टाइम लोग ही पहुंचेंगे, याद रखना। और इंटरव्यू के बाद ये लोग फिर उसके बाद लोगों को बता देंगे किसको मिली है वैकेंसी, किसको नहीं मिली है। पहले टियर के एग्जाम में बता दूं पार्ट A से लेकर पार्ट 1 to 6 आएगा, जिसके अंदर करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आएगी। इसके अलावा ये आपसे अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, DI पूछेंगे, जनरल हिंदी पूछेंगे, स्किल कम्युनिकेशन स्किल पूछ लेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन पूछेंगे। यानी कि टोटल ये लोग 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 300 नंबर में। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का देंगे, 2 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कराएंगे। टियर सेकेंड ये लोग कराएंगे, इसके अंदर ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक यहाँ पर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा कितने क्वेश्चन आने हैं, मतलब बेसिकली कितने मार्क्स का पेपर है और कितने क्वेश्चन है और कितना समय मिलेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरव्यू में क्या कुछ होगा वो यहाँ से समझ लेना। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक और ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन वाले पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो हर पोस्ट का अलग अलग एग्जाम पैटर्न होगा, तो वो आप यहाँ से समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। इंजीनियर वालों से क्या कुछ पूछेंगे, तो इंजीनियर वालों का ये फील्ड लिखा हुआ है, जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने बता दिया है कि हम क्या कुछ पूछेंगे। ये एग्जाम OMR शीट पर लेंगे, कंप्यूटर पर नहीं लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें ये इस तरीके से रहेंगी। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या रहेगा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अगर वो ग्रुप ए का एग्जाम देता है तो कैंडिडेट को जनरल से कम 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। दोनों टीयर में अलग अलग लाने होंगे। अगर वो ओबीसी से है तो 45% लाए। इतने मार्क्स लाने के बाद ही वो आगे पहुंचेगा, इस बात का उसको ध्यान रखना है। और यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आपने समझ लिए कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी बेसिकली कैंडिडेट को नेक्स्ट टीयर में पहुंचाने के लिए। दोनों टीयर एग्जाम निकालने के बाद कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेगा, पर्सनालिटी टेस्ट देगा और उसके बाद वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा। इस तरीके से चलेगा। स्किल टेस्ट भी होगा दोस्तों, जैसे अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट पर स्किल टेस्ट कराना जरूरी है, वो होगा। यानी कि टाइपिंग टेस्ट जैसी चीज़ें होंगी, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर की होती है। मतलब स्किल टेस्ट को कभी भी फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज एंड फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन में बता देता हूँ। अगर आप लोग पोस्ट कोड 1/23 पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए इनसे मिस्टेक हो गई है। ये लोग 24 की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इन्होंने 23 डाल दिया यहाँ पे। इनको यहाँ पर 24 डालना चाहिए था भाई। 24 रिक्रूटमेंट कर रहे हो ना आप, इसको 24 करो ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड नॉलेज रहेगी, तो आपको बता दूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम जो रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए का, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। सेम एकेडमिक ग्रुप ए वाले पोस्ट आप देखोगे, सेम यही पोस्ट। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस रहेगा पूरा। मतलब कि जो एग्जाम रहेगा उसका जो क्वेश्चन लेवल रहेंगे वो इस तरीके के रहेंगे। सेम अकाउंटेंट ऑफिसर और इंजीनियर के लिए भी आप देख सकते हैं। अब बेसिकली ये लेवल कौन डिसाइड कर रहा है, आप देखिए। आपसे क्या बोला है कि जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी का पोस्ट लेना है तो कैंडिडेट 12th पास हो। अगर वो 12th पास मांग रहे हैं तो 12th पास तक का ही सिलेबस देंगे। किसी पोस्ट को अगर वो मास्टर पास आउट ले रहे हैं तो मास्टर तक का ही वो लोग सिलेबस डालेंगे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कैंडिडेट को कह दिया कि कैंडिडेट हम को कह दिया कि भाई अगर तू 10th पास है तो तेरे को वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। ऐसा नहीं होगा। बेसिकली जो पोस्ट जिस लेवल जितनी क्वालिफिकेशन मांगती है वो उतने ही लेवल तक का आपको एग्जाम पैटर्न दे सकती है और क्वेश्चन पेपर दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आप 10th क्लास कैंडिडेट को वैकेंसी दे रहे हो और पीएचडी लेवल के क्वेश्चन डाल रहे हो। ऐसा नहीं करते लोग और करेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई अब जब 10th पास ले रहे हो तो उसी लेवल का डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं कि जो जिस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट पर उसी लेवल तक का जो है आपका क्वेश्चन लेवल आएगा। अब एग्जाम की सिटी में आपको बताया तो टीयर 1 जो पहला स्टेज एग्जाम होगा वो आप लोगों का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में देखने को मिल जाएंगे सेंटर, असम के गुवाहाटी में और बिहार के पटना और चंडीगढ़ में रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली में ही रहेंगे एनसीआर लेवल पूरे में, एनसीआर एरिया में। कर्नाटका के बेंगलुरु और केरला के तिरुवनंतपुरम और मध्य प्रदेश के भोपाल और महाराष्ट्र के पुणे। इस तरीके से आप देख सकते हो। बेसिकली ये वो शहर हैं दोस्तों, इस शहर के अलावा पूरे इंडिया में कहीं सेंटर देखने को मिलेगा नहीं इस एग्ज़ाम का। आपको फॉर्म भरते समय ही बताना पड़ेगा कि आपको किधर एग्ज़ाम देना है, तो वहीं आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है। मोस्टली लोग अब देखिए जो लोग जल्दी फॉर्म भर जाएंगे, अब जो लोग जल्दी फॉर्म भरेंगे ना उनको आसानी से सेंटर अलॉट हो जाएगा उनकी मर्जी का। लेकिन जो लोग लेट फॉर्म भरेंगे ना इसी वैकेंसी पर, उनको दोस्तों ऐसा होगा कि उनको अपनी मर्जी का सेंटर नहीं मिलेगा, फिर वो दूर दूर जाएंगे एग्ज़ाम देने। समझ रहे। अब मार्किंग स्कीम आप समझ लो। मार्किंग स्कीम इस तरीके से रहेगी, टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। 2 मार्क्स मिलेंगे सही क्वेश्चन करने पर, और अगर किसी कैंडिडेट ने गलत आंसर किया तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की 0.5। तो दोस्तों ये लोग नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कर रहे हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर किसी कैंडिडेट ने गलत कर दिया तो उसके मार्क्स को काट भी लिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एमसीक्यू में एग्जाम होगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको चाहे तो रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है रफ वर्क। ओएमआर शीट पर हम लोग आंसर करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, लेकिन हमारे को रफ वर्क करना है वो हम कहाँ करेंगे। तो इन्होंने बोला है टेस्ट बुकलेट, मतलब जो आप लोगों का प्रोवाइडेड एट द एग्जाम सेंटर इन द, ठीक है जी, ओनली इन द रफ शीट अवेलेबल इन टेस्ट बुकलेट। अच्छा जी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा बेसिकली उसी का जो आखिरी पेज रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर के पीछे के कुछ पेज इसमें पेज इसको खाली छोड़ा होगा जिस पर कैंडिडेट अपना रफ वर्क कर सकता है कि भाई यहाँ पर अपना रफ वर्क कर ले, जो भी इसको कैलकुलेशन वगैरह करनी हो वो वहाँ पे कर सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से चलेगा। तो रफ शीट भी यहाँ पर मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में स्पेस नहीं दिया गया पीछे की साइड में, तो रफ शीट देंगे सेंटर पे, ये सब चीज़ें रहेंगी। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेशन करनी है, कोई राइटिंग वर्क करना है तो आप लोगों को रफ शीट पे करना होगा, जो कि अवेलेबल
रहेगा इन टेस्ट बुकलेट में ही अवेलेबल रहेगा, जो कि आप लोगों को प्रोवाइडेड रहेगा एग्जाम सेंटर पे। तो वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है तो कैंडिडेट को मस्ट हैंड ओवर द रफ शीट्स। जो भी उस कमरे में, उस एग्जाम हॉल में जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी आपके एग्जाम को उधर ले रहे हैं, बेसिकली जिनकी भी ड्यूटी रहेगी, उन लोगों को आपको करना क्या है, उन लोगों को अपने रफ शीट को जमा कर देना है। अनफेयर मीन्स ये हो जाता है कि भाई कैंडिडेट सही से रिक्रूटमेंट एग्जाम को नहीं दे रहा है, वो मेल प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो बेसिकली उसका मन नहीं है इस वैकेंसी को लेने के लिए, वो बस ऐसे ही आ गया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, तो उसके तो अनफेयर मीन्स केसेस क्या क्या होते हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मान के चलो कैंडिडेट ने फाउंड गिल्टी ऑफ यूज़र, ठीक है, मिसबिहेविंग कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल पर, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ सीबीएसई कौन से एक्शन लेगा तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप रीड करें, ये आपके लिए बहुत काम के रहेंगे, भले ही आपको सारी चीज़ें पता हो फिर भी, ठीक है जी। अब चॉइस ऑफ मीडियम में आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को या तो हिंदी में एग्जाम दे या इंग्लिश में एग्जाम दे, इन्हीं दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम ये वाला देना होगा, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड आंसर की। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो भी लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम देने जाएंगे, आपको साफ साफ बता दूं, ये लोग आपको एक ओएमआर आंसर शीट भी अवेलेबल कराएंगे। मतलब आपका एग्जाम तो हो गया, अब एग्जाम होने के बाद आप लोग वेबसाइट सीबीएसई से एग्जाम होने के हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोग आराम से ऑनलाइन अपना जब घर आ जाओगे अपना एग्जाम देकर, तब आप लोग हफ्ते 10 दिन के अंदर यानी 7 से 10 दिन बाद ही आप लोगों को वेबसाइट पे अपनी आंसर शीट देखने को मिल जाएगी, साथ में आंसर की भी देखने को मिल जाएगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। आपको लगता है कि आंसर की में गलत है और आपका आंसर सही है, तो आप लोग उस पर क्लेम डाल सकते हैं। इन्होंने कहा है हम आपसे 1000 रुपये पर क्वेश्चन क्लेम के लेंगे, हालांकि हम ये रुपये आपको वापस कर देंगे अगर आपका क्लेम सही निकलता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर का, और अगर आपका क्लेम गलत होता है तो हो सकता है सीबीएसई इसको वापस ना करे इस अमाउंट को, और मार्क्स को भी ना बढ़ाए। तो ये 2 केसेस है, इसको आप ध्यान से देख लेना। बाकी इन्होंने लिखा है जनरल कंडीशन, इन्होंने यहाँ लिखी है, तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। देखिए एक आंसर की जो आपकी आती है ना ओएमआर शीट के साथ, वो आंसर की टेम्पररी होती है, एक आंसर की फाइनल आती है जो रिप्रेजेंटेशन के बाद आती है, जिससे कि पता लगता है आंसर की देने वाले को कि उसकी गलती है, तो वो उसको सुधार कर फिर दोबारा से रिलीज करता है, जिसको फाइनल आंसर की कहा जाता है। जनरल कंडीशंस आपके लिए लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट रहेंगे, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे पॉइंट आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। मान के चलो इसी रिक्रूटमेंट के एग्जाम में कोई कैंडिडेट ऐसा है जो हर एग्जाम के प्रोसेस में सेम मार्क्स ला रहा है, तो हम ऐसे तो सीबीएसई सोचेगा कि भाई हम किसको सिलेक्ट करें। ये तो 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आ गए इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में, तो उन्होंने साफ साफ रखा हुआ है हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी, जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा, हम उसको ऊपर रख लेंगे, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी कैंडिडेट दोनों की बराबर आएगी, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज उसका नाम पहले आता है, तो हम उसको ऊपर कर लेंगे। जैसे कि मान के चलो किसी कैंडिडेट का नाम है अफसल नाम है किसी कैंडिडेट का, अफसल, ठीक है, और एक का नाम हम ले लेते हैं आमिर। एक का नाम है भाई आमिर, एक का नाम है अफसल। तो आपको पता है दोस्तों, अफसल और आमिर दोनों एग्जाम देने चले गए, ठीक है, यही रिक्रूटमेंट का, और इन दोनों के इस एग्जाम में सेम नंबर आए हैं। तो अब सीबीएसई सोचता है कि हम इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें, दोनों ही सेम नंबर लाए हैं, दोनों ही एग्जाम में सेम नंबर लाए और दोनों को ही वैकेंसी चाहिए, और हम इनमें से किसको मेरिट में ऊपर रखे लिस्ट में। तो कैंडिडेट तो वो लोग क्या करेंगे, बेसिकली वो लोग ऐसा करेंगे कि अब देखेंगे कि इन दोनों में जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है, पता लगा कि ये दोनों का बर्थ जो है 2 जनवरी को हुआ है। मान के चलो इन दोनों का बर्थ पता लगा कि इनका दोनों का बर्थ 2 जनवरी हुआ है, 2 जनवरी को 2002 में ही हुआ है। तो हमने देखा इनके तो मार्क्स भी सेम आ रहे हैं और ये लोग सेम डेट ऑफ बर्थ वाले दिन ही इनका बर्थ हुआ है। तो हम ऐसे में इन दोनों में किसको ऊपर रखें, तो उन्होंने कहा कि चलो डेट ऑफ बर्थ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज इनके नाम में कौन पहले आता है। तो उन्होंने देखा कि अफजल का नाम जो है AF, और इसमें देखा आमिर का नाम है AM। तो इन्होंने देखा कि आमिर और अफजल में अफजल का नाम पहले आता है और आमिर का बाद में आता है, तो हम लोग अफजल को पहले वैकेंसी देंगे और आमिर को बाद में देंगे। मतलब मेरिट में लिस्ट में आमिर को सही अफजल के नीचे डाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा पूरे टाई केस सॉल्वर। अब ये मत सोचना कि टाई केस कैसे सॉल्व होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोसेस लगाए जाते हैं टाई केस सॉल्विंग के लिए।
ठीक है जी। तो ये टाई केस सॉल्वर आपको समझ आ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो ये वाला सर्टिफिकेट भर के लगा देना, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल जाए, बेसिकली इसकी वैकेंसी मिल जाए, जो ओबीसी वाली आई है वो आपको मिल सके इस तरीके से। तो वो आप कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, आप देख लो, ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन वेरीफाई कर रहा है? डीएम और डीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं या डिप्टी कमिश्नर लोग इसको वेरीफाई करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस सर्टिफिकेट को देखते हो, ये सर्टिफिकेट है ओबीसी कैंडिडेट का ही है, इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो वो इस तरीके का दिखेगा। तो इन्होंने सारा सारा दिखा रखा है इसमें कि कौन सा सर्टिफिकेट किस तरीके का दिखेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और यही सर्टिफिकेट लगाने हैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को वही वाली वैकेंसियाँ मिल सके। फॉर्मेट बिल्कुल इस तरीके का सेम होना चाहिए, अलग ना हो। ठीक है जी। अब देखिए, अगर कोई SC ST है तो ये वाला सर्टिफिकेट लगा देना, इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, वैकेंसियों का भी मिलेगा, एज का भी मिलेगा, और हो सकता है सैलरी के साथ अगर कोई अलाउंस होंगे तो उसका भी फ़ायदा आपको आगे चल के मिलता रहे। तो इसलिए सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना फॉर्म के अंदर। बेसिकली इस फॉर्म पे लगाने से तो वैकेंसी का ही फ़ायदा मिलेगा और एज वाइज फ़ायदा मिलेगा। अब सैलरी जब मिल रही होगी, जब जॉब कर रहे होंगे, तब तो अलग ही फ़ायदे होंगे। हो सकता है अलग कोई फ़ायदे हों, तो वो भी आपको मिल रहे होंगे। ये EWS वालों का सर्टिफिकेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके के सर्टिफिकेट आपके सामने रख दिए हैं मैंने। ये पूरे फाइल में ही इन्होंने दे रखे हैं। डिसेबिलिटी वालों का दिया है, मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों का भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपके भरे हुए हों और इसको DM SDM या DC या जो भी लोग वेरीफाई कर रहे हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DC लोग जो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को, उनके द्वारा वेरीफाइड होने चाहिए। और इसको आपको डायरेक्ट लगाना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई मैं तो जो है अनुसूचित जाति में आता हूँ, SC में आता हूँ, लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई आप जनरल से फॉर्म डालो। आप मान लो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप पहले चेक करें कि आपका एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, उसमें चेक करें। और अगर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो याद रखें कि जब DV होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय अगर आप लोग दिखा देते हो वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट जो कि अभी करेंटली आपने बनवाया हो, तो भी वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे वैकेंसियों के लिए। अगर पुराना भी है तो आप पुराना भी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते तो उसके लिए पॉइंट ऊपर दिए हैं, उसको रीड कर लेना। तो ये आपका स्क्राइब के लिए रहेगा कि आप फिजिकल लिमिटेशन सर्टिफिकेट ये हो जाता है, और यहाँ पर स्क्राइब का सर्टिफिकेट भी आपको दिख जाएगा। ये स्क्राइब का सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी तरह के सर्टिफिकेट थे उसी से मोस्टली ये पूरा फाइल भरा हुआ है। देखो 40 पेज का तो पूरा फाइल था ये नोटिफिकेशन का। इसमें से 40 में से आप देखोगे तो 20 पेज तो इनके कास्ट सर्टिफिकेट से ही भरे हुए हैं, बाकी 20 पेज में इन्होंने सेंटर डाल रखे हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो इतनी अब ये कोई कहेगा इतनी बड़ी फाइल है, बहुत छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपके साथ कवर कर दी। देखिए सिलेबस भी, अब वो लोग कहेंगे सिलेबस क्या है, तो आपने ऊपर देखा, मैंने जब बताया कि भाई ये लोग ये सारे टॉपिक पूछेंगे, तो ये आपके सिलेबस यहाँ पर साफ साफ दिए हुए हैं। ये सब लोग ये सारे सिलेबस पूछेंगे, और सिलेबस का लेवल भी मैंने बता दिया है, किस पोस्ट पर कितना लेवल होगा। इंजीनियर से डिप्लोमा और डिग्री लेवल तक के ये लोग पूछेंगे, बेसिकली जिससे जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसको उसी लेवल का सिलेबस एग्जाम पैटर्न देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ आया होगा पूरा फाइल, एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सैलरी भी समझ आई होगी। और इसके अलावा सैलरी इन्होंने लेवल वाइज बता दिया। आपको करना क्या होगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑल लेवल्स की सैलरी को रीड करना होगा, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको कंफर्म करूं तो आप मेरी बात सुने तो ध्यान से सुनिए कि आप लोग कंफर्म्ड है इतना कि 40-30,000 प्लस आराम से रहेंगे। ये वैकेंसी अब काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आपकी सैलरी कितनी होगी। देखो भाई, ग्रुप C को जो सैलरी मिल रही है ना, अभी अभी करंटली जो ग्रुप C के एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है वो करीबन है 23,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल रही है इंडिया देश में। मतलब करीबन आप समझिए 23,000 से 60,000 के बीच में सैलरी है, 62,000 के करीब। तो करीबन ग्रुप C वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट को भी कम से कम 25 से 30,000 रुपये मिल जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हर महीने आपको 30,000 रुपये पर मंथ कन्फर्म्ड मिलेंगे, शुरू में ही मिलने लग जाएंगे। 30,000 से ज़्यादा हर महीने मिलेंगे अगर आप ग्रुप C वाले पोस्ट पर जाते हो। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ग्रुप A वाले पोस्ट पर हमें 50 से 60,000 रुपीज़ मिलेंगे, 60,000 आप मान सकते हैं, इससे ऊपर ही मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। ठीक है। ये कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 80,000 मिलने लग जाए शुरू में ही, लाख भर भी मिलने लग सकते हैं ग्रुप A पर। पोस्टें अच्छी हैं, जिसको भी लेनी हो अप्लाई कर देना। सैलरी की हमने बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 जाएगी, मतलब सही करा तो 2 नंबर, गलत किया तो आधा नंबर काटेंगे, वो वाला सीन चलेगा इधर। और पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है, और आपके रिजर्वेशन भी पूरे इंडिया वाले इसमें लगेंगे।
ठीक है। तो एज लिमिट, सैलरी, हर एक चीज़ डिस्कस हुई है, सेंटर वगैरह एक एक चीज़ हमने कवर करी है। कोई डाउट आपका हो फिर भी मैं कहूँगा ज़रूर कमेंट में बताएं और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें। और आपका लिंक सुबह में एक्टिव हो जाएगा। और मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।